नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे चलते हैं और उत्तर भारत के एक ऐसे शहर की कहानी जानते हैं जो सदियों तक सत्ता का दिल बना रहा, कन्नौज। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, बल्कि ये उन बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने और मिटने की दास्तान है जिनका बस एक ही सपना था, कन्नौज के सिंहासन पर राज करना। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े सवाल से। सोचिए, जब कोई महान साम्राज्य जैसे कि गुप्त साम्राज्य बिखर जाता है तो उसके बाद होता क्या है? सत्ता की जो खाली जगह बनती है उसे कौन भरता है? तो होता यह है कि चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, संघर्ष होता है और इसी उथल पुथल के बीच से एक नई शक्ति का केंद्र उभरता है। गुप्त साम्राज्य के बाद उत्तर भारत में बिल्कुल यही हुआ। कई ताकतें आपस में भिड़ गईं और इसी माहौल में कन्नौज सत्ता का नया सूरज बनकर चमका। और कन्नौज को इस मुकाम तक पहुंचाने वाले पहले बड़े खिलाड़ी थे राजा हर्षवर्धन। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि कैसे उन्होंने कन्नौज को उत्तर भारत की राजधानी बना दिया। हर्षवर्धन का सफर वैसे तो थानेश्वर से शुरू हुआ था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक पारिवारिक ट्रेजेडी ने उन्हें जंग के मैदान में उतरने पर मजबूर कर दिया। अपने बहनोई की हत्या और बहन के मुश्किल में पड़ने के बाद हर्षवर्धन ने न सिर्फ अपने दुश्मनों को हराया, बल्कि कन्नौज पर कब्जा करके उसे अपनी नई राजधानी भी बना लिया। और उनका ये फैसला कितना सही साबित हुआ, ये उनकी बढ़ती ताकत से पता चलता है। देखते ही देखते उनका साम्राज्य कश्मीर से लेकर असम तक फैल गया। वो इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्हें एक टाइटल दिया गया, सकलोत्तर पथेश्वर, मतलब पूरे के पूरे उत्तर भारत का स्वामी। लेकिन हर्षवर्धन सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो कला के भी बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके दरबार में बाणभट्ट जैसे महान कवि थे। धार्मिक मामलों में भी वो बहुत खुले विचारों के थे। शिव और सूर्य की पूजा करते थे, लेकिन साथ ही बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा देते थे। और तो और हर 5 साल में प्रयाग में महामोक्ष सभा करते थे, जहां वो अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ दान कर देते थे। अब सवाल ये है कि हमें ये सब इतनी सटीकता से कैसे पता है? इसका एक बहुत बड़ा सबूत हमें मिलता है एक चीनी ट्रैवलर वैन सांग से। वो उस दौर में भारत आए थे और उन्होंने अपनी किताबों में कन्नौज को एक बहुत ही अमीर और तरक्की वाला शहर बताया है। ये हर्षवर्धन के राज की कामयाबी का एक पक्का सबूत है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, महान राजाओं के बाद एक खालीपन आ जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत में एक बार फिर से राजनीतिक अस्थिरता फैल गई। कन्नौज का सिंहासन खाली था और उसे पाने के लिए इतिहास का एक बहुत लंबा और खूनी संघर्ष शुरू होने वाला था। इस जंग में 3 बड़ी ताकतें आमने सामने थीं। पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार, पूर्व से पाल और दक्षिण से राष्ट्रकूट। और इन तीनों का लक्ष्य एक ही था, कन्नौज। इसी महामुकाबले को इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। कन्नौज पर कंट्रोल के लिए ये जंग लगभग 200 सालों तक चली। जरा सोचिए, 200 साल, मतलब कई पीढ़ियां इसी जंग को देखते हुए पैदा हुईं और खत्म हो गईं। लेकिन कन्नौज के लिए लड़ाई चलती रही। तो इस 200 साल के महासंग्राम के बाद आखिरकार जीत किसकी हुई? चलिए पता लगाते हैं कि कन्नौज के नए शासक कौन बने। इस लंबी और थका देने वाली लड़ाई में आखिर में बाजी मारी गुर्जर प्रतिहार वंश ने। वो सबसे ताकतवर बनकर उभरे और उन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर एक मजबूत साम्राज्य खड़ा किया। प्रतिहारों के सबसे महान राजा हुए मिहिर भोज। उनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उस जमाने के एक अरबी यात्री सुलेमान ने उन्हें इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कहा था। ये उनकी फौजी ताकत का एक जबरदस्त सर्टिफिकेट था। लेकिन देखिए, इतिहास का पहिया तो घूमता रहता है। वक्त के साथ प्रतिहार वंश भी कमजोर पड़ गया और नए दावेदारों के लिए रास्ता खुल गया। और फिर सन 1080 में चंद्रदेव ने कन्नौज में एक नए वंश की नींव रखी, गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश को बुलंदियों पर पहुंचाया गोविंदचंद्र ने, जिन्होंने गजनी के शासक को हराया था। लेकिन उनकी ताकत का एक और मजबूत स्तंभ थी उनकी पत्नी रानी कुमार देवी। वो इतनी असरदार थीं कि उन्होंने अकेले काशी को तुर्क हमलावरों से बचाया, जिसके लिए एक शिलालेख में उन्हें विष्णु का अवतार तक कहा गया है। सदियों तक सत्ता का केंद्र रहने के बाद अब कन्नौज के इस सुनहरे और गौरवशाली दौर के खत्म होने का वक्त आ गया था। गढ़वाल वंश के, और कह सकते हैं कि कन्नौज के आखिरी स्वतंत्र हिंदू शासक थे जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान के समय के ही राजा थे।
लेकिन फिर 1193 में इतिहास ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। मोहम्मद गौरी में उत्तर भारत पर हमला किया। चंदावर की लड़ाई में जयचंद की हार हुई और वो मारे गए। ही सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये गढ़वाल वंश का अंत था और कन्नौज की सदियों पुरानी बादशाहत का भी अंत था। लेकिन इतिहास सिर्फ लड़ाइयों की कहानी नहीं होता। ये दौर भले ही राजनीतिक संघर्षों से भरा था, पर इसने हमें एक शानदार सांस्कृतिक विरासत भी दी। इसी समय उत्तर भारत में मंदिर बनाने की कला, खासकर मंदिरों के ऊपर पिरामिड जैसे शिखर बनाने की कला अपने चरम पर पहुंची। देवगढ़ का दशावतार मंदिर और कानपुर के पास भीतरगांव का ईंटों का मंदिर आज भी उस दौर की कलाकारी की गवाही देते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के पतन से लेकर गढ़वाल वंश के अंत तक, मतलब सैकड़ों सालों तक, सिर्फ एक शहर उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बना रहा, और वो था कन्नौज। इसी शहर ने कई साम्राज्यों की तकदीर लिखी और बिगाड़ी। कन्नौज का पतन एक युग का अंत था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एक नई शुरुआत भी थी। तो यहां एक सवाल दिमाग में आता है, कन्नौज के बाद दिल्ली, वो अगला पावर सेंटर कैसे बनी? ये एक और दिलचस्प कहानी है जो सुनेंगे शायद किसी और दिन।